आशीर्वाद प्रदान करते हुए विधिवत प्रारंभ करने की कृपा कराएं। डॉक्टर संध्या रानी मैडम। राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज पुलवारा ललितपुर द्वारा आयोजित मिशन शक्ति महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हमारी राज्य सरकार द्वारा, इसमें आज के वेबिनार के आयोजन के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, प्रिय छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकगण, ये शक्ति मिशन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप प्रतिदिन वेबिनार के माध्यम से जो जानकारियां, जो विषय विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि नारी जो है, बच्चियां जो हैं हमारी, वो सशक्त हों, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें और कैसे अपने जो मिशन शक्ति का जो ये अभियान है इसकी पूर्ति कर पाएं, ये आयोजन किए जा रहे हैं। आज का जो विषय है बालिकाओं में स्वास्थ्यवर्धन तथा पोषण के प्रति जागरूकता। इसके जो आज वेबिनार के मुख्य वक्ता हैं श्री अर्नब गुहा जी, वैज्ञानिक हैं ये, डॉक्टर सुमंगल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय मिर्जापुर। मैं पूरा ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस वेबिनार में ये अतिथिगण जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, विशेषज्ञ हैं, इनके विचारों से आप महाविद्यालय परिवार और इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे छात्र छात्राएं सभी अवश्य लाभान्वित होंगे। कोविड-19 में जहां सब कुछ निगेटिविटी ही दिख रही थी, लेकिन एक उज्जवल पक्ष, एकमात्र उज्जवल पक्ष ये ऑनलाइन जो शिक्षण और ऑनलाइन हम लोग बात कर पा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, आप लोग परिचित होंगे कि ये जो पुलवारा जिस महाविद्यालय में आज हम ये वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, दूरस्थ इलाके में अवस्थित है। वेबिनार के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जो अपने अपने विषयों के प्रकांड विद्वान हैं, वो सब हमारे उनका जो ज्ञान है उसका लाभ हमारे ये दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्राप्त हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस आयोजन के लिए मैं महाविद्यालय परिवार, विशेष तौर पे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी को विशेष इनको इसका वो दिया जाएगा कि जो सारा श्रेय महाविद्यालय परिवार को दिया जा रहा है, जो उन्होंने ये वेबिनार के आयोजन के लिए और इसमें इतने अच्छे वक्ताओं, विशेषज्ञों को जोड़ने का प्रयास किया है अपने बच्चों तक, अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं तक ये ज्ञान प्रसारित हो, पहुँचे कि बालिकाएं जो है स्वस्थ वर्धन, उनका बालिकाओं का स्वास्थ्य वर्धन तथा पोषण के प्रति जागरूकता कैसे रहेगी, किस प्रकार का खान पान करें, किस प्रकार कर लें, क्योंकि ये हम सभी जैसा कि जानते हैं कि बुंदेलखंड जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की जो बेटियां हैं ये और भी अधिक पिछड़ी हैं। जैसे कि एक सामान्य सी बात है कि कोई समाज पिछड़ा होता है, उसमें जो महिलाओं की स्थिति होती है, जो नारी की स्थिति होती है, जो बेटियों की स्थिति होती है, वो और भी अधिक दयनीय तो नहीं कहूँगी, अति पिछड़ी हो जाती है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है जो ये महाविद्यालय ऐसे वेबिनार आयोजन कर रहे हैं। अब मैं आप लोग का अधिक वक्त नहीं लूँगी, हमारे बच्चों को जो लाभ मिले, जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, तो इनको सुनिए। और एक बार पुनः मैं इसके लिए आप इस वेबिनार के आयोजन के लिए महाविद्यालय परिवार को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने आशीर्वाद से हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को आशीर्वाद दिया और वेबिनार को विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। इसका मैं हृदय से आपका अभिनंदन और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता श्री अर्नब गुहा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और अपना जो हमारा आज का विषय है उस पर अपने विचारों से हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को अवगत कराएं। और उनके आने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देना चाहता हूँ पहले कि उन्होंने क्या क्या किया है। श्री अर्नब गुहा जी इज ए फूड साइंटिस्ट विद 14 year plus experience of industrial experience
having worked previously in Heinz, Britannia and Novozymes for 10 years for corporate stint. Before initiating his agri-food startup Impeccable Innovation Private Limited, he has done BA BSc Food Technology from Bhaskaracharya College of Applied Science, University of Delhi, and MSc Food Science and Technology, CCS Haryana Agriculture University, Hisar. He is also inventor in 5 patents. He has visited countries like Malaysia, China, Denmark, and USA for technical project-related business assignments. Sportify gluten-free flour, a multi-grain, multi-purpose flour without any added source of gluten protein from wheat, barley, and rye. Gluten is a protein which is contributing to the allergy, gluten intolerance, celiac disease, and other related disease. Sportify come with balanced nutrition rich in protein, fibers, and natural micronutrients. Ingredients like different nutritious rice miles, vegetable powder, pulses, and psyllium husk fiber used. Under Sportify brand, we have 3 variants with 3 different nutrition level and 3 different price points. Sportify Rose, Sportify Vegan, and Sportify High Protein. It is 100% plant-based and vegan. We have seen variant like Sportify Vegan, like to celiac, diabetic, autistic children, anticipated people, obese, underweight children, and lactose intolerance people. Our R&D on gluten-free products started in October 2017, and we had launched Sportify in Indian market in Feb 2019. We have focused on understanding gut microbiome and how gluten impact it negatively on human beings. तो बहुत लंबा इनका काम का अनुभव है और फूड और साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अनुभव है सर को, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने ज्ञान से महाविद्यालय परिवार के हमारे छात्राओं को और हमारे प्रतिभागियों को, वेबिनार के प्रतिभागियों को अपने ज्ञान से अभिभूत करें। साथ ही मैं डॉक्टर सीमंगल जी जो आज के वेबिनार के दूसरे वक्ता हैं, उनका भी अपने इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और वो हमारे वेबिनार में एक बार पुनः हमारे साथ जुड़े। और मैं महाविद्यालय के प्राचार्य श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूँ हमारे दोनों वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन, मतलब उनको आभार व्यक्त करें, धन्यवाद तो नहीं, आभार व्यक्त करें कि वो आए हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे महाविद्यालय परिवार को दिया है, हमारी छात्राओं को अपने ज्ञान से अभिभूत कराएंगे। तो 2 शब्द जो है बोलते हुए वेबिनार में के जो आज के मुख्य वक्ता पहले श्री अर्नब गुहा जी को धन्यवाद ज्ञापित करें और साथ में फिर श्री सीमंगल जी को वेबिनार में शामिल होने के लिए उनका आभार व्यक्त करें। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी। I think जान ही रहा हूँ। हेलो जी सर, अर्नब सर से मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपना मतलब वक्तव्य शुरू करें। सर शायद कहीं मुझे लगता बिजी हो गए। जी सर। जी सर। नमस्ते एवरीवन, सबको नमस्ते। और मैं बेंगलोर में हूँ अभी और ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है आप सबसे दोबारा से बातचीत करने के लिए और मैं सबका धन्यवाद आपको दूंगा। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, संध्या मैडम, धर्मेंद्र जी, नरेंद्र जी, एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज कि हम आप लोगों से बात कर पा रहे हैं और हम अपना जो हम सोचते हैं, हमारा जो नॉलेज है या हमारा जो व्यू है, हम आपके तरह आपको भेज पा रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और वेबिनार लिया था आपके साथ, तो उसको आगे चालू करते हुए हम आज बात करेंगे। लेकिन उस दिन हमने क्या क्या बात किया था उसका एक छोटा सा रिकैप भी करेंगे, उसके बाद मेन मुद्दे पे और आएंगे। और ये हमारा लेवल 2 होगा क्योंकि पहले टाइम में बहुत ही बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था और आज हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे, फिर आगे और लेवल ऊपर जाएंगे। आज हम दोबारा से बात करेंगे न्यूट्रिशन इन द लाइफ ऑफ फीमेल्स
और नॉट जस्ट फीमेल्स, मे बी बच्चों के लिए भी और सबके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है जो आज हम बात करेंगे। तो इसको आगे लेके जाते हैं। और जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला कि हम ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और ग्लूटेन होता है जो प्रोटीन होता है गेहूं में, बार्ले में, तो उसके बिना, गेहूं और बार्ले के बिना कैसे टाइप के फूड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं अंडर द ब्रांड ऑफ स्पॉटिफाई। और आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्यों प्रायोरिटी में होनी चाहिए। और मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, मैंने फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल की है मास्टर्स लेवल में, एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। तो हम काम करते हैं ये 3 चीज़ों में मेनली। एक है ग्लूटेन फ्री फूड प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकंड है हमारा एक ऑल्टरनेट मीडिया चैनल है यूट्यूब में, 5 पॉइंटर्स करके, तो उसके ऊपर हम अलग अलग विषयों में बात करते हैं, लेकिन वो लाइफ साइंसेस से जुड़े हुए हैं, जैसे फूड हो गया, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और सस्टेनेबिलिटी। ये 5 सेक्टर जो है वो लाइफ साइंसेस के अंदर आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं। और हमने यही सोचा है कि हम स्टार्टअप हैं, हम इम्पेकेबल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जब तक हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे बातचीत करने के लिए ये सेक्टर में, तो तब तक बहुत लोगों की आवाज ऊपर तक सुनाई नहीं देगी। तो ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए, हमारे लिए, ताकि हम अपना हमारे लोगों को जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी वॉइस को ऊपर तक पहुंचाएं। नेक्स्ट है हम एग्रीकल्चर में भी एक काम कर रहे हैं हमारे फोलियर माइक्रोन्यूट्रिएंट नो एल्गी के साथ, जिसमें पत्तों में डालना पड़ता है। कोई भी क्रॉप में आप वो छिड़कों के, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये वाला बैनर, तो नो एल्गी के थ्रू हम किसानों को मदद कर रहे हैं कि कैसे बिना केमिकल के खेती किया जाए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, ये QR कोड है, आप स्कैन कर सकते हैं कभी भी और हमारे यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं। फिर हम आ रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरीज जो फीमेल्स की हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था, ये 6-7 कैटेगरीज हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम हर एक स्टेज ऑफ अ लाइफ ऑफ अ फीमेल को हम समझे और हर एक स्टेज में अलग टाइप के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है। चाहे आप इन्फेंट बोलो, टॉडलर बोलो, बिफोर प्यूबर्टी लेवल बोलो, आफ्टर प्यूबर्टी लेवल बोलो, वर्किंग स्टेज में बोलो। जैसे यहाँ के कॉलेज की छात्राएं अभी 18 से 25 साल की उम्र में होंगी, तो ये अभी कॉलेज में हैं, उसके बाद फिर वो वर्किंग में जाएंगी। फिर वर्किंग के बाद मान लीजिए शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए अलग टाइप का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। फिर 45 साल के बाद यूजुअली मेनोपॉज शुरू होता है, तो उसमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। और 60 साल के बाद ऑब्वियसली वो सीनियर सिटीजन होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट आगे जाके 65-70 के बाद भी उनके बॉडी में एकदम अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनली, फिजिकली। तो हमें हर एक कैटेगरी को अलग अलग वे में देखना चाहिए और अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसे बोलेंगे, मैं एक ऐसे बोल पाऊँ कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, मतलब हर एक को अलग अलग वे में पोषण चाहिए। जैसे जो अभी यंग है उसको अलग पोषण लेवल चाहिए और जो अभी सीनियर सिटीजन है उसे अलग चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को अलग चाहिए, लैक्टेटिंग वुमेन को अलग चाहिए। तो ये अलग अलग चीजें हैं। इस पे भी हमने बात किया था कि क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं एक बैलेंस लाइफ के लिए, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे डाइट में सिर्फ फैट ही हो, सिर्फ प्रोटीन ही हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही रिच हो, मतलब उसमें कोई प्रोटीन फैट ना हो, और विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं
हमारे डाइट में, तो जब तक आपका खाना पीना बैलेंस नहीं रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आगे के स्लाइड्स में आऊँगा कि क्यों ललितपुर में जो वन ऑफ द एरिया है, इट इज मतलब आज जो चीज़ें मैं आगे के स्लाइड्स में बोलूँगा, आप लोग ललितपुर से हैं, आप लोग यूपी से हैं, ये एरिया से हैं, आप लोग बुरा मत मानना अगर मैं कुछ रियलिटी पेश करूं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बुरा ना माने। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट्स दिखा रहा हूं, मुझे पब्लिक डोमेन में मिला है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग बुरा मत मानना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो क्योंकि कुछ चीज़ें शायद आपको भी लगेंगी कि ये कैसे, हमें क्यों ऐसे करके बोल रहे हैं कि ललितपुर में ऐसा है, ललितपुर में वैसा है। तो मेरा आइडिया ये है कि हम कैसे, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो वो वाला एरिया को हम कैसे आगे बढ़ा पाएं और कैसे हम गवर्नमेंट को हेल्प कर पाएं और कैसे वहाँ के सिटीजन को हेल्प कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य है। हम छोटे स्टार्टअप हैं, बट वी हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस इन द फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वही हम अपना कीमती टाइम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे 1 घंटे के बातचीत से अगर 2 जने को भी कुछ फायदा हो डिजिटल माध्यम के थ्रू, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टनर विथ यू गाइज। एक और चीज मैं जो बोल दूं कि नींद, जो स्लीप है, वो 7 से 8 घंटे का बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए ये एक वन ऑफ द इशू है कि ठीक से नींद नहीं ले पाते वो रात को स्पेशली। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज और योगा पे ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और योगा पे, कैन यू म्यूट प्लीज? मेडिटेशन में भी इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड लेसर एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो घर वालों से या बाहर वालों से कहीं से भी औरतों को, महिलाओं को स्ट्रेस ना दें आप लोग, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जो की हेल्थ चैलेंजेस है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, वो है जनरल इंडिया के कोई भी पार्ट में चले जाइए, ये सारे 8-9 हेल्थ इश्यूज हैं। malnutrition, anemia, early stage pregnancy, hormonal imbalance, diabetes, PCOS, thyroid, arthritis, obesity, osteoporosis, ये सारी चीजें औरतों के लाइफ में आती हैं, और जितना कम आए, जितना देर में आए, उतना बेटर है। और इन सबसे रिलेटेड है न्यूट्रिशन। आप स्पेशली अगर आप पहले 2 या 3 को देखें, मैल न्यूट्रिशन, जो पोषण के अभाव से इश्यूज आती हैं, जैसे स्टंटेड ग्रोथ आते हैं बच्चियों में, और या वेस्टेड आता है हेल्थ, और एनीमिया में आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम आता है, आयरन लेवल कम हो जाता है। अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी तब होता है, जो मैं एक स्लाइड है इसके ऊपर, उसके बाद फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हमारे खाने पीने से आजकल अलग अलग टाइप के खाना आ गया है, पैकेज फूड आ गया है, अलग चीज़ें आ गई हैं, जहाँ पे बहुत जगह मिलावट रहती है, और बहुत जगह मान लीजिए प्रिजर्वेटिव है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी है जो नहीं देने चाहिए। अगर वो अलाउड भी है, फिर भी नहीं देने चाहिए फूड में, मेरे हिसाब से। डायबिटीज भी बहुत बढ़ रहा है, और हमने देखा है कि 2 टाइप के डायबिटीज भी अभी बहुत बढ़ने चालू हो गए हैं। एक है चाइल्डहुड डायबिटीज, मतलब बच्चों में भी आजकल डायबिटीज देखना शुरू हो गए हैं, और एक है रूरल एरिया में भी डायबिटीज शुरू हो गया। तो यूजुअली क्या रहता है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में ओबेसिटी ज्यादा दिखाई देता है और डायबिटीज भी ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन रूरल एरिया में यूजुअली डायबिटीज दिखाई देने लग गया है। ओबेसिटी उतना नहीं होता, क्योंकि वो शायद 2000 किलो कैलोरी
जो हम सबको खाना चाहिए दिन में, एक एडल्ट को खाना चाहिए, इतना कैलोरी का खाना भी इन लोगों को नसीब नहीं होता है। बहुत सारे पिछड़े एरियाज हैं, गांव हैं, जहाँ पे बहुत मुश्किल से लोग 2 वक्त की रोटी भी खा पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता उधर ओबिसिटी होगा। उधर क्या होगा, उधर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उधर लैक ऑफ प्रोटीन होगा उनके डाइट में, लैक ऑफ विटामिन मिनरल्स होगा उनके डाइट में। तो ये इश्यूज हैं। और ऑब्वियसली जो आर्थराइटिस, थायराइड, पीसीओएस, तो ये सारे और भी थोड़ा हाई लेवल के बीमारियां हैं, और जो सामने से उतना दिखाई नहीं देता लेकिन हो जाता है। तो इसका अगर ट्रीटमेंट, चिकित्सा अगर जल्दी ना हो पाए तो वो तभी हो पाएगा जब डिटेक्ट हो पाए। अब डिटेक्ट करने के लिए अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं है गांव-गांव में, तब कैसे डिटेक्ट होगा? और अगर वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो बढ़ता ही जाएगा और वो दूसरे ऑर्गन्स को भी हार्म करेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे आपके हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, तो आगे के स्टेज में वो टूटने के आसार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यही मैं बोलूंगा, और कुछ है नहीं। एक्सेसिबिलिटी टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए न्यूट्रिशियस फूड, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसे वो पूरे जिले में कैसे वो न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाए। और सिर्फ सब्सिडी देने से नहीं होगा, उधर उस एरिया में जॉब भी क्रिएट करवाना पड़ेगा ताकि लोग पैसा कमा के अच्छे फूड खरीद पाएं। अभी ये बहुत न्यूट्रिशियस फूड एक्सेसिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है, मतलब इसमें हर एक चीज, हर एक पूरा हमारा सिस्टम इन्वॉल्व है कि कैसे हम दे पाएं, जो अभी मुझे नहीं लगता बहुत सारे गांव में नहीं मिल रहा है। और सपोर्ट होना चाहिए। चलो आपके पास पैसा नहीं है, उतना साधन नहीं है पैसे कमाने का, लेकिन जो फैमिली है, उनकी फैमिली है, तो वो फैमिली अपने घर के औरतों को पूरा सपोर्ट दें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना लिटरेसी बढ़े, गांव-गांव में लिटरेसी बढ़े, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, रोड बिछाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ हर एक गांव-गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जो शायद हर एक गांव में नहीं है। आज के टाइम में भी हम 2020 की बात कर रहे हैं, 2021 में जाने वाले हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ केयर में भी बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और हम जो काम कर रहे हैं वो ग्लूटेन फ्री डाइट में कर रहे हैं टू प्रिवेंट सीलिएक डिजीज, क्योंकि 30% इंडियंस, भारतीय, उनके अंदर एक टाइप के जीन है, जेनेटिक है, उनका अंदर जेनेटिक लेवल में ही है वो जीन, जिसके वजह से उन्हें रिस्क रहेगा कि उन्हें सीलिएक डिजीज कभी भी हो सकता है। 30% भारतीय में 1 या 2% को ऑलरेडी सीलिएक डिजीज हो चुका है। तो आज हमारे जो छात्राएं हैं, तो आप गूगल में जाके सीलिएक डिजीज के ऊपर पढ़िए, और उसके ऊपर जितना नॉलेज आप गेन कर पाए गेहूं के ऊपर, सीलिएक डिजीज के ऊपर पढ़ के, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा और भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और मैं ट्राई करूंगा जितना मुझे समझ है मैं आपके क्वेश्चन आंसर और लूंगा सीलिएक डिजीज के ऊपर। इस पे फोकस कीजिए। और सोशल मिथ बहुत सारे हैं लड़कियों के लिए, तो वो जितना अंधकार हम हटाएंगे उतना बेटर है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए है कि सोशल मिथ से आप किसी औरत, महिला या लड़कियों को आप दबाइए नहीं। और कुछ भी जो पुराने के ज़माने में प्रथा चली आ रही है, नहीं आ रही है, उसको आप प्लीज as soon as possible you take it out of your system। उसके एंगल में सोचना ही नहीं है। सोशल मिथ्स जैसे एग्जांपल, पीरियड के टाइम एक लड़की को बोला जाता है कि आप अचार मत पकड़िए, अचार का बॉल मत टच कीजिए, या आप मंदिर में ना जाइए, आप कोई भी दूसरे वर्शिप प्लेसेस में ना जाइए, तो या चर्च में ना जाइए, या
गुरुद्वारे में ना जाइए, ठीक है, या मॉस्क में ना जाइए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वी शुड गिव अ इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल। जितना आप इक्वालिटी रखेंगे अपने घर में उतना ही बेटर है, और घर से ही सोसाइटी शुरू होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपका घर ठीक नहीं है तो आपका नेबरहुड भी ठीक नहीं होगा। अगर नेबरहुड ठीक नहीं है तो पूरा कम्युनिटी में गड़बड़ है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपना घर ठीक रखिए, और पूरे सोसाइटी का, हमारे पूरे देश का जो दारोमदार है वो एक माँ और एक बाप पे ही होता है। मदर एंड फादर आर द की कंपोनेंट ऑफ शेपिंग अ कंट्री। अगर एक मदर एंड फादर अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे, सही तालीम दे, ठीक, सही शिक्षा दे, तो उतना ही बच्चा वैसे ही ग्रूम होएगा, छोटे से वैसे ही ग्रूम होएगा, और जब वो बड़ा होगा वो वैसी चीजें बाहर अपनाएगा। अगर घर में ही आप उन्हें शिक्षा नहीं दे पा रहे, बच्चियों को शिक्षा नहीं दे पा रहे ठीक से, या उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे ठीक से, तो आगे जाके सोसाइटी भी उनका शोषण करेगा, जो एक्चुअली हो रहा है इंडिया में, होना नहीं चाहिए। जितना जल्दी खत्म हो ये सारी चीजें उतना बेटर है। अब मैं आऊंगा एक नए स्लाइड में जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया नहीं था। ये शायद आपको पता होगा। अब दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिला है ललितपुर के ऊपर, कि इसमें 5 तहसील है, ललितपुर, मेहरौनी, तलबेहात, मडवारा एंड पाली। 4 टाउन है, ललितपुर है, मेहरौनी है, तेलबाद और पाली है, और इसमें 700 से ऊपर गांव हैं, ठीक है। यहाँ का ललितपुर में सेक्स रेशियो 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, जो बहुत कम है। बहुत जगह 850 भी है, लेकिन चलो उससे बेटर है। लेकिन जितना इक्वल रेशियो में अगर होए मेल्स या फीमेल्स, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था, 20 साल पहले अगर मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था फीटस का, तो बच्चा गिराया जाता था, और उससे क्या होता, लड़की होती तो बच्चा गिराया जाता था। तो अभी वो बैन हो चुका है इंडिया में बहुत दिनों से, बहुत सालों से। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर बच्ची हुई तो ऑब्वियसली शादी करके चाहे अपने घर में रहे या अपने हस्बैंड के घर में जाए, तो बच्चियों को एक बोझ की तरह लिया जाता है भारत में बहुत बार। इवन सिटीज में भी बहुत लोग फीमेल्स को मतलब एज अ बर्डन लेते हैं, तो वो लेना नहीं चाहिए। और वो रियली रिफ्लेक्ट होता है उस एरिया के सेक्स रेशियो में, जो सेंसस के, पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू ये मेजरमेंट होती है। एक और जो स्ट्राइकिंग फीचर, आई थिंक धर्मेंद्र जी आप अपने एरिया में भी आपको देखते हैं कि 65% के आसपास लिटरेसी रेट है आपके ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो बहुत ही कम है। अब शायद 65 से पता नहीं 70 हो गया होगा, लेकिन 70 भी मान लीजिए अगर आज के टाइम में है लिटरेसी रेट, मतलब फॉर्मल एजुकेशन, तो वो एकदम बहुत ही कम है। 90-95% से कम पूरे भारतवर्ष में होना ही नहीं चाहिए लिटरेसी रेट। और इस एरिया में केरला सबसे आगे है, जहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 98-99% लोग लिटरेट हैं, चाहे केरला के गांव में हो या शहरों में रहते हो। तो आपका जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप लोग लिटरेसी रेट बढ़ाइए। लेकिन सिर्फ लिटरेसी रेट एक स्कूल खोलने से नहीं होएगा, एक कॉलेज खोलने से नहीं होएगा। आपको एक सोसाइटी अगर बनाना है तो हर एक एंगल से वो सोसाइटी को बनवाना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ रोड की सुविधाएं देनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, क्लिनिक होने चाहिए, बैंक होना चाहिए, मोबाइल टावर होना चाहिए वो एरिया में, तभी जाके
मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ न्यूट्रिशन, लिटरेसी सब बढ़ेगा। अगर एक एक चीज प्रोवाइड करेंगे, मतलब मान लो रोड प्रोवाइड कर दिया लेकिन हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड किए, हॉस्पिटल प्रोवाइड कर दिया लेकिन स्कूल नहीं प्रोवाइड किए, तो ऐसे नहीं, आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा। और जो भी एलोकेशन फंडिंग होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, वो जो पैसा है वो उसका हिसाब बराबर होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि वो जो पैसा है वो एक्चुअली जहाँ पे इन्वेस्ट होना था उधर नहीं गया और वो वैसे ही 1000 लोगों में, 1000 कार्यकर्ताओं में बट गया, तो वो करप्शन होगा। तो जितना लेस करप्शन हो उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज मैं बता दूं, इसके ऊपर होपफुली आपका कॉलेज, आपके जो प्रोफेसर लोग हैं उसके ऊपर थोड़ा मुझे जानकारी देंगे ग्राउंड लेवल का, कि आपके पानी में यूरेनियम पाया जाता है। आप जो पानी पीते हो उसमें यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं कि नहीं। यूरेनियम एक टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री के जो छात्र हैं उन्हें पता होगा पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम हेवी मेटल्स, हेवी रेडियो एक्टिव मेटल में पाया जाता है। और क्या होता है, अगर आप बोरवेल जितना डीप डिग करेंगे, जितना खोदेंगे, जितना लंबा खोदेंगे, मान लो 200 फीट, 300 फीट, 350 फीट, वहां से अगर आप पानी अपने बोरवेल पंप से निकाल रहे हैं तो वो पानी में रेडियो एक्टिव मिनरल और हेवी मेटल्स भी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि अगर वो हेवी मेटल्स आपके बॉडी में घुस गए तो वो कैंसर और दूसरे ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाएंगे। और ये सिर्फ शायद लेडीज के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो बहुत बार क्या होता है, पानी नहीं होता तो मतलब बहुत अंदर तक खोदना पड़ता है किसानों को स्पेशली। तो इसके ऊपर भी रेगुलेशन होना चाहिए, जहाँ पे मान लीजिए 150 फीट या 100 फीट के नीचे नहीं अलाउ करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या हो रहा है ललितपुर में, लेकिन ये एक चीज समझ गए हैं कि ललितपुर में यूरेनियम डिपॉजिट बहुत है, जहाँ पे इसका माइनिंग होता है शायद, लेकिन मेरे हिसाब से ये मिनरल एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, आपके खाने पीने में आ रहा होगा। तो इसके ऊपर भी लोकल संस्था को काम करके देखना चाहिए। नीति आयोग में मिस्टर अमिताभ कांत हैं, उनका एक मैंने स्पीच सुना था, उन्होंने बोला था झारखंड में यूरेनियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है झारखंड के एरिया में, और उधर पानी में यूरेनियम डिपॉजिट्स आ रहे हैं और इसके ऊपर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ललितपुर के एरिया में भी इसके ऊपर कार्रवाई हो कि आपके खाने पीने में तो हेवी मेटल्स नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो हेवी मेटल्स आ गए आपको दिखेगा नहीं, पानी क्लियर दिखेगा, लेकिन पानी के अंदर यूरेनियम है। तो अगर वो पानी पिएंगे तो मतलब पीते रहेंगे ओवर अ ईयर, ये म्यूटेशन कर सकता है आपके सेल्स को, ये आपके ब्रेन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है जो मैंने रिपोर्ट्स में देखे हैं अभी रिसेंटली, जब मैं रिसर्च कर रहा था ललितपुर के ऊपर, कि आंगनवाड़ी का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा फंडिंग भी है इनको, कि 700 विलेजेस में आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता अपना काम किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक उनको पूरा अच्छी तरह ट्रेनिंग ना मिले, फैसिलिटीज ना मिले, ये आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। जो मैंने देखा है कि इसमें ट्रेनिंग के अभाव है, इसमें उन्हें शायद पेमेंट भी ठीक से नहीं मिलता जो सैलरी है, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब, मतलब किसको क्या करना है, उसका वर्क स्कोप क्या है, वो भी ठीक से स्टैंडर्डाइज नहीं है। और
मुझे नहीं पता कि उनको सैलरी में कितना मिलता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आंगनवाड़ी वर्कर्स को। और आंगनवाड़ी के जो महिलाएं हैं तो वो घर घर जाके न्यूट्रिशन का के एंगल से बात करती हैं, फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग के एंगल से लोगों को समझाती हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक टाइप का प्री प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, जहाँ पे न्यूट्रिशन अवेयरनेस आई थिंक इट कम्स इन अ प्री प्राइमरी हेल्थ केयर, कि अगर हम ये अवेयरनेस, ये न्यूट्रिशन के अंडरस्टैंडिंग लोगों तक ले जाएंगे तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर के ऊपर कम बर्डन देगा। वरना क्या है, सभी बीमार पड़ते रहेंगे, सभी हॉस्पिटल में जाते रहेंगे, उधर ना डॉक्टर होगा, ना बेड होगा, ना नर्सेज होंगी, ना इक्विपमेंट्स होगा। और फिर मतलब जहाँ पे बैकवर्ड एरिया है उधर बचने का आसार बहुत कम होंगे अगर किसी को कोई भी रोग लग गया। एक और चीज जो पॉइंट मैंने देखा है कि रूरल उत्तर प्रदेश में ये एक 5-6 साल पहले एक सर्वे आया था जहाँ पे पता चला कि 5 साल की उम्र के बच्चे, उससे नीचे 5 साल से उम्र के नीचे के बच्चे में 48% स्टंटेड है और 18% के करीब उनमें वेस्टेड है, मतलब उनमें बहुत ही मसल का वेस्टेड है, मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट उनके मसल एंड ऑल। तो ये एक टाइप का दिखाई दे रहा है कि इट इज डायरेक्टली लिंकिंग टू 2-3 थिंग्स। वन इज मैल न्यूट्रिशन, कि उन्हें पोषण मिल ही नहीं रहा, बेसिक मैक्रो मॉलिक्यूल ही नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। और माइक्रो मॉलिक्यूल है विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। वाटर भी, अच्छा क्वालिटी का वाटर भी मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है, तो उन्हें ये मिल ही नहीं रहा। इसके वजह से मैल न्यूट्रिशन बढ़े जा रहा है। और ये 5 साल के पुराना एक आंकड़े हैं, तो मुझे नहीं पता अभी लेटेस्ट क्या है उधर ललितपुर में, अभी लेटेस्ट क्या फिगर्स हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों से ही जानूंगा कि क्या चल रहा है। एक और चीज जो है वो देखा गया है कि 2 साल की उम्र के बच्चों में एडिक्वेट डाइट उन्हें मिलता ही नहीं है। सिर्फ 5% 2 साल की उम्र के बच्चों में एडिक्वेट डाइट मिलता है। एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक डाइट, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक डाइट मतलब 95% लोगों को, बच्चों को अच्छा खाना मिलता ही नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। तो ये जो इशू है वो आपको आयरन कितना लेवल में, एनीमिया, टेक्निकली ये जानने से क्या फायदा अगर गांव में अगर लोगों को खाना ही नहीं मिलता। न्यूट्रिशन तो बाद में आएगा, पहले तो खाना प्रोवाइड कीजिए, पहले तो उनके पास पैसे होने चाहिए कि वो खाना खरीद पाए कुछ भी। और this shows that there is lot of things need to be done, lot of correction need to be done at the rural level, especially at the rural level and tier 4 city level, ताकि हम लोग जो शहर में बैठे हैं, हम लोग अगर मेरे जैसे अगर 10 लोग भी ऐसे वेबिनार्स करने लग गए, हर एक गांव को हर एक आदमी ने शहर में अडॉप्ट किया और अपना वीक में 1 घंटा भी ऐसे वेबिनार करने लग गए वो गांव के साथ, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे करके ये जो गैप है गांव और शहरों में, वो गैप ब्रिज होगा, इक्वालिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू न्यूट्रिशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फूड साइंटिस्ट हूँ और मैंने अलग अलग देशों में भी ट्रैवल किया है, जैसे यूएसए है, अमेरिका है, डेनमार्क है, चाइना है, मलेशिया है। ये चारों देशों में मैंने ट्रैवल किया है और मैं जानता हूँ कि वहाँ के रूरल एरिया में भी गया हूँ। वहाँ के रूरल एरिया भी मैं बता रहा हूँ टियर 3 सिटी, टियर 2 सिटी के जैसे हैं। तो ये क्यों है? अगर आप मलेशिया की भी बात कर लें, मलेशिया में भी ऐसी भूखमरी नहीं है जितना इंडिया में है। उधर का मतलब दे आर रिच इन पाम ऑयल, जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट
जीडीपी कंट्रीब्यूटर है पाम ऑयल, वो बेचते हैं पूरे वर्ल्ड को, बेचते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया। लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है कि यहाँ का जो ओवरऑल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, न्यूट्रिशनल सिस्टम है, बहुत कुछ सिस्टम है। हमारा आबादी मतलब जो हमारा पॉपुलेशन है वो भी मलेशिया से बहुत ही ज़्यादा है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। तो ऑब्वियसली इश्यूज भी ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में कितने सारे देश बसे हैं, कितने सारे मलेशिया बसे हुए हैं आपको नहीं पता। तो हर एक जो जिला है, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एक जो स्टेट है, उसे अपने स्टेट को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री लेके चलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। जितना एक स्टेट अपने स्टेट को ऊपर उठाएगा उतना ही इंडिया ऊपर उठेगा, और इसमें हम सबका सहयोग चाहिए। तो आप छात्राएं हैं, आप 10 लोगों को जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी आप शिक्षा ले रहे हैं, वो 10 लोगों को आपने नेबरहुड में बताइए। हर संडे को एक आधे घंटे का प्रोग्राम रखिए अपने घर में, और इसके ऊपर 10 और लोगों को बताइए। इससे क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी। एक तो है जो पढ़े लिखे नहीं है आपके एरिया में, वो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, न्यूट्रिशन वर्ड पहली बार सुनेंगे, पोषण वर्ड पहली बार सुनेंगे, और प्लस आपको एक बोलने का हैबिट हो जाएगा पब्लिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और स्लाइड में मैं जा रहा हूँ, जो मैंने एक मुद्दा उठा, अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी। अब अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी का मीनिंग क्या है? 14 साल में माँ बनना, 15 साल में, 16, 17, 19, 20, कितने साल में एक लड़की माँ बन जाती है, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन होगा कि अगर अर्ली स्टेज मैरिज हो गया तो, बाल विवाह हो गया तो इसमें देखा गया है 5 डिस्ट्रिक्ट है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट आया था पिछले साल, तो उसमें देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़ बच्चे हैं, और उनमें से 1 out of every 5 गर्ल इज अ चाइल्ड ब्राइड। मतलब उनको बचपन में ही उनकी शादी हो जाती है, 13, 14, 12। तो ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी ऑन द नेशनल न्यूट्रिशनल हेल्थ भी। अब ललितपुर में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 50% है ये चाइल्ड मैरिजेस। तो मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअली है या ये एक्चुअली नहीं है। तो मे बी प्रेजेंटेशन के बाद ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के पास रहेगा कि ये जो डाटा आप देख रहे हैं, कोई डाटा इससे भी भयानक है या ये गलत डाटा है? मतलब ऐसा नहीं होता, तो ये भी मुझे जानना है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, लेकिन ये बिल्कुल सही है। हमारे इस ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जो लड़कियों की शादी है वो अर्ली एज में हो जाती है। 9th क्लास में मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा जिनकी शादी हो जाती है, 12th जाते जाते या फर्स्ट ईयर में आते आते उनकी शादियाँ हो जाती हैं। मतलब BA, BSc, BCom में जब वो आती हैं फर्स्ट ईयर में ही, हार्डली अगर लेट मतलब सेकेंड ईयर तक वो पहुँचती है और शादी लेट हो गई तो बहुत बुरा माना जाता है। तो 99% का है ये। मैक्सिमम जो लोग हैं क्योंकि पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, और सामाजिक इस तरह से जो सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी का जो इशू है, उसकी वजह से वो अपनी लड़कियों की शादी अर्ली एज में ही कर देते हैं। और जिसके कारण जो है कुपोषित तो वो हैं ही, कुपोषित और कुपोषण का जो रेशो है मुझे लगता है कि मैक्सिमम ही होगा। तो आप जो ये डाटा दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये गवर्नमेंट का सर्वे भी है खुद का, और वहाँ की हकीकत भी यही है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो इसमें मुझे जस्ट ये बताइए धर्मेंद्र जी कि आपके कॉलेज में भी ऐसे लड़कियां आती हैं जो ऑलरेडी माँ बन गई हैं? मतलब जी सर, बिल्कुल। मैक्सिमम जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की लड़कियां हैं वो शादी के बाद उनके बच्चे भी हो गए हैं, और बच्चों को लेके भी आती हैं, मतलब गोद में लेके आती हैं या साथ में लेके आती हैं। ओके, सो ये बहुत ही मैं देखिए
जो हम सभी बोलते हैं कि बच्चे भगवान का देन होता है, लेकिन ये देन जल्दी करने से कोई, लेने से कोई फायदा नहीं है, आने से कोई फायदा नहीं है। करेक्ट टाइम पे आना चाहिए। और मैं बाद में एक मतलब जो जब भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, हम बात करेंगे फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड, उसके ऊपर डिटेल वे में बात करेंगे। और उसमें ये मुद्दा आएगा ही, क्यों गवर्नमेंट, क्यों स्टेट गवर्नमेंट, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे के ऊपर अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। ये बिकॉज हम लोगों के दिमाग के अंदर ही नहीं घुस पाए। देखिए, जो चेंज आता है ना, वो एक स्कूल खड़ा करने से, कॉलेज खड़ा करने से, रोड बिछाने से नहीं आएगा। आपको लोगों के दिमाग के अंदर घुस के उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको इग्नोरेंस से निकालना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता, कोई भी शहर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी गांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं 1.5 साल पहले अमेरिका गया था, तो जो मैंने देखा, अमेरिका में मैं गया था सैन फ्रांसिस्को। सो सैन फ्रांसिस्को, सैन जोसे एरिया में जो है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ऑल, वो भारत के मेट्रो सिटी से अभी भी बहुत मतलब आगे है। भारत का मेट्रो सिटी में भी 5-10 साल में आगे आएगा उधर, लेकिन उधर के प्रॉब्लम्स अलग है, हमारे प्रॉब्लम्स अलग है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं भारत के अंदर ही जो महानगर हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये सारे शहर हो गए, इसको अगर मैं कंपेयर करूं और मैं ललितपुर को कंपेयर करूं, वो ऑलरेडी 30 साल पीछे है शायद ये महानगरों से। मतलब 2050 में जाके ललितपुर में वो चीजें आएंगी जो आज ऑलरेडी बेंगलोर में मौजूद हैं। आप समझ पा रहे हैं कि हमें अमेरिका से या यूरोप से कंपेयर नहीं कर रहा, हमें वो देखना है ललितपुर को बेंगलोर की तरह कैसे बनाएं, बेंगलोर के लेवल में कैसे लाएं। क्यों, वो भी तो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उत्तर प्रदेश बोलो या ललितपुर बोलो, ये भारत का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेवलपमेंट वो एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे नोएडा हो गया, उत्तर प्रदेश में नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, तो वो एरिया बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। और कोई कोई एरिया में एकदम नहीं आ रहा। वो कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा? जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हर एक एरिया में अगर जितना इक्वल हो, जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, उधर का इन्वेस्टमेंट लेके आप दूसरे जगह में डालने की कोशिश कीजिए, उधर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कीजिए। तो यही तो काम है गवर्नमेंट्स का, जो आई होप और भी वो अच्छा कर सकती है मेरे हिसाब से। तो ये मुझे ये दिखाना था। आज हमारा भले ही सिर्फ न्यूट्रिशन के एंगल से था, और मैंने पहले ही क्लियर किया था धर्मेंद्र जी को, मेरा काम ये नहीं है कि आयरन क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, वो आप पढ़ाइए अपने बच्चों को। मेरा वो काम है कि क्यों होना चाहिए आयरन, कैसे होना चाहिए और क्यों नहीं मिल रहा आयरन। ये है मुद्दे जो मैं गला फाड़ फाड़ के बोलता रह रहा हूँ। सिर्फ आपको नहीं, हमारे YouTube चैनल भी मैं बोलता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जितना हम सब एज अ सिटीजन, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे सॉल्व करनी चाहिए। और वही चीज़ें मैं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे 5 पॉइंटर्स यूट्यूब चैनल के थ्रू या हमारे वेबसाइट्स के थ्रू। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, ये आंकड़े देखिए, लेफ्ट में आप देखिए, ये है चाइल्डहुड एनीमिया के ऊपर। चाइल्डहुड एनीमिया के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, अलग अलग सर्वे के एंगल से है। ये जो सर्वे है वो 2005 से 2016 के बीच में है, और इसमें दिखाया गया है कि एनीमिया बच्चों में 6 से 60 महीने के उम्र तक, 6 महीने से 60 महीने की उम्र के आसपास, मतलब टिल द एज ऑफ 5, ठीक है। उसमें दिखाया गया है कि
it has declined from 70% to 60%, but continued to be higher among rural children. मतलब वो दिखाया गया कि एनीमिया कम तो हुआ है, चाइल्डहुड एनीमिया कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। हमें इसे 1 या 2% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी 60% है। आज मतलब 5 साल और गुजर गए तो मे बी 60 का 50 हो गया होगा, लेकिन अभी भी 50% है जो बच्चों में एनीमिया पाया जाता है। अब बच्चों में अगर एनीमिया पाया जाएगा तो बच्चों का ग्रोथ कैसे होगा, बच्चे का मसल कैसे बनेगा, उसके बोन्स कैसे बनेंगे, उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा। और सबके लिए मैं एक थंब रूल देता हूँ जो आप गूगल करना, जितना ज़्यादा गूगल करोगे ये पॉइंट गूगल करना कि बच्चों में 8 साल की उम्र तक उनका ब्रेन डेवलप होता है। मतलब 0 to 8 years of age उनका ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। 8 साल के बाद सबका ब्रेन, बच्चों का नहीं, हम सबका ब्रेन जितना एज जाएगा उतना ही ब्रेन डिटोरिएट होता जाएगा। उसके जो सेल्स है, ब्रेन के जो सेल्स है वो धीरे धीरे करके डिटोरिएट होते हैं 8 साल। तो 0 to 8 years of age is very critical for a woman child or a male child, और इस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि 8 साल की उम्र तक एटलीस्ट बहुत अच्छा खाना पीना बच्चों में रहे। अब आप बोलोगे कि इंडिया में, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के फिगर्स, मतलब जो एक फैमिली 100 रुपए पर दिन के हिसाब से भी नहीं खरीद पा रही, शायद उन्हें वो बीपीएल के अंदर आते हैं। तो एक फैमिली में अगर 4 जने हैं या 6 जने हैं और वो सिर्फ मान लीजिए दिन के 100 रुपए कमा पा रही है, तो वो क्या खाएंगी, क्या करेंगी। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ब्रिटानिया में था तो मैंने कपड़े सारे धोने पड़ेंगे, तो मैं दोनों करूंगा भाई। म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब मैं ब्रिटानिया में था तो मैंने हमारे सेल्स के एक टीम से सुना था क्या होता है गांव-गांव में। आप तो चलो जूम में आ रहे हो, आप सभी, इवन ललितपुर से जो भी जुड़े हुए हैं, आप लोग जूम में आ रहे हो, मतलब आपके पास एक स्मार्टफोन है। आईफोन नहीं तो 3000 रुपए का एक स्मार्टफोन है आपके पास, जिससे कि आप जूम से आप बैंगलोर से जुड़ रहे हो, ठीक है। लेकिन गांव-गांव में ऐसा हालत है। ब्रिटानिया के टाइम हम जैसे टाइगर बिस्किट, आयरन फोर्टिफाइड टाइगर बिस्किट बेच रहे थे, तो एक स्टोरी मेरे पास आई थी जहाँ पे बोला था कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो 18 घंटे 15-16 घंटे ट्रक ड्राइविंग करते हैं, एक माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक रोडवेज से लेके जाते हैं। इनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि अच्छी तरह खाना वाना खा पाए, तो वो पता है क्या करते हैं, वो ब्रिटानिया का टाइगर बिस्किट लेते हैं, उसका चूड़ा बनाते हैं और पानी में डालते हैं, उसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं और उसका एक घोल जैसा फिर पी जाते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक टमक देके, वो उनका खाना हो जाता है। लंच में भी ये, डिनर में भी ये, ब्रेकफास्ट में भी ये। मतलब उनके पास 10 रुपए 5 रुपए का टाइगर बिस्किट ही उनका पूरा खाना है। कैन यू इमेजिन इंडिया कहाँ पे है अभी भी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये चीजें अभी भी हो रही होंगी, जो बहुत सारे रूरल एरिया में टाइगर बिस्किट से ही लोग एक पहर का खाना कर लेते हैं। लोग ये स्कूल्स में जो आंगनवाड़ी के स्कूल्स हैं उधर क्यों भेजते हैं, क्योंकि उधर शायद उन्हें एक लंच मिल जाता है, उनके बच्चों को लंच मिल जाता है। माँ और बाप रूरल एरिया में, बहुत सारे पिछले वर्ग के रूरल एरिया में, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने घर के बच्चों को 3 पहर की रोटी दे पाए। तो वो बोलते हैं कि वो इस एंगल से स्कूल में नहीं भेज रहे हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हो, वो इस एंगल से स्कूल में भेज रहे हैं ताकि
उनको एटलीस्ट एक पैर का खाना मिल जाए, कुछ सेब मिल जाए, कुछ दूध मिल जाए खाने पीने को, तो इसके वजह से वो स्कूल में भेजते हैं, पता है। तो ये है हमारा मतलब एक बहुत फ्लरिशिंग एरिया है जहाँ पे सिटीज है, मेट्रोज में जहाँ हम बैठे हुए हैं, और एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में भी इंडिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि आप डेवलप कीजिए वो एरिया। गवर्नमेंट के पास इनफ पैसे हैं, हमने कोविड में देख लिया, लाख 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 करोड़ रुपए कोविड के दौरान अलग अलग जगह में दिए जा रहे हैं। तो यही अगर मान लीजिए कोविड नहीं होता, ये लाख करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट के झोली में ही रहते, वो और कहीं इन्वेस्ट करते। तो क्यों नहीं ये अलग अलग जिले में जाके एग्जैक्टली अगर आप 2 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 2 रुपए एक्चुअली इन्वेस्ट होने चाहिए उस एरिया में, वो बट जाने नहीं चाहिए 10 लोगों में। ये करप्शन है फिर। तो ये चीजें आप लोग जब तक अपना वॉइस नहीं उठाओगे, जो कल्प्रिट है उनको आगे नहीं लाओगे, वो तब तक वो अपने एरिया में करप्शन करते ही रहेंगे। तो मैं इधर कोई गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा, मैं ये दे रहा हूं कि आप लोग क्यों नहीं जागरूक हैं। आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर कि आपके आसपास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रहा है। कोई ब्रिज है, कोई पानी में गिरा हुआ ब्रिज है, तो उसको क्यों नहीं उठाया जा रहा है। लोगों को तैर के क्यों जाना पड़ रहा है स्कूल, जहाँ पे बोट भी नहीं है, ब्रिज भी नहीं है। बच्चे 6-7 किलोमीटर दूर जाके स्कूल जाते हैं, 6-7 किलोमीटर जाके वो नंगे पैर में स्कूल जाएंगे, तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। वो तो ऑलरेडी थक जाते हैं जब तक स्कूल आएंगे। अब विंटर्स आने वाला है, सर्दियां आने वाली है, क्या उनके पैरों में चप्पल है, क्या उन्हें एक स्वेटर मिला हुआ है, क्या उनके घर में अच्छे कंबल रजाई है ताकि उनका ओवरऑल ये ठंड से बचें। और स्पेशली जो मैं तो दिल्ली से हूँ, मैंने देखा है दिल्ली की सर्दी क्या होती है। हिसार में मैं तालीम ली है, मैंने एजुकेशन लिया है, मैंने देखा है हिसार में ऐसे ऐसे ठंड के टाइम आते थे जहाँ से बेसिन में, हमारे हॉस्टल में बेसिन से आइस निकलता था, एकदम फ्रोजन ऑलमोस्ट। उधर हिसार में तो 2-3 डिग्री भी चला जाता था। तो जब तक फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड नहीं करोगे लोगों को, तब तक कैसे होगा। और ये मैं मानने के लिए राजी नहीं हूँ कि हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, हमारे सेंट्रल के पास पैसे नहीं, पैसे हैं उसे ठीक से इन्वेस्ट होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब मैं सेकेंड स्लाइड में आता हूँ, जो मैंने ये दिखाया है कि न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मेन, ये क्या बोल रहे हैं। ये 4 चीजें हैं ये स्लाइड में जो आप ग्राफ देख रहे हो। एक है मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट, ज्यादा वजन, नॉर्मल वेट मतलब ठीक वजन, और थिन मतलब कमजोर, कम वजन के लोगों में ये बोल रहे हैं कि 23% औरतें जो 15 से 50 साल की एज में है वो कमजोर है, थिन। 20% आर ओवरवेट और ओबीस, एंड 56% have a BMI, body mass index, in the normal range only. 11% औरतें 50 से 15 साल की उम्र में, उनका हाइट 145 सेंटीमीटर के, तो 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फुट है। तो आप मान लीजिए कि ये 5 फुट के नीचे ही। अब जो हाइट ऑफ द फीमेल्स है, एवरेज हाइट ऑफ द इंडियन फीमेल्स है, वो शायद 4 फुट 8 इंच या 5 फुट के आसपास है। ये क्यों है? इंडिया में ये नहीं है कि जेनेटिकली इंडियंस कमजोर है, नहीं, ये इस एंगल से है लड़कियों का हाइट क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि उन्हें पोषण नहीं मिलता है। तो अगर आपका एवरेज हाइट 145 सेंटीमीटर है, या बहुत जगह 130 सेंटीमीटर भी है, 4.5 फुट की लेडीज, वो
डायरेक्ट इंडिकेशन है कि उन्हें पोषण नहीं मिला है अपने उनके जीवन में। सो दीज आर सम ऑफ द बायोमार्कर्स। आई थिंक गवर्नमेंट को हाइट के एंगल से, हर एक स्टेट में हाइट के एंगल से फीमेल्स, जो एडल्ट फीमेल्स हैं, उनको समझना चाहिए, और जो जो जिले में एवरेज हाइट बहुत कम है वो एरिया में न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं डेनमार्क गया था। डेनमार्क में एक जो एवरेज लेडी का हाइट जो हमारे ऑफिस में होता था, वो होता था 5 फुट 10 इंच, मतलब मेरे से भी लंबे। मेरा 5 फुट 9 इंच का हाइट है, वो मेरे से भी लंबे होते थे औरत उधर। तो मैं बोलता था, मैडम हेलो हाउ आर यू। तो वही मैं बता रहा हूँ, हमारा जेनेटिकली ऐसा नहीं है कि हम गिट्ठे रह जाते हैं, नहीं, हमारा हाइट भी अच्छा हो सकता है प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए, ये है रिपोर्ट्स मैंने निकाली हैं, ये ललितपुर की हैं। अब क्या होता है, फॉरेन मीडिया लोग, मैं किसी मीडिया चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो दिखाते हैं कि ये है इंडिया, भुखमरी, ये है इंडिया जहाँ पे पैसे नहीं है, बच्चे नंगे घूम रहे हैं। तो ये नहीं है इंडिया, ये एक्चुअली एक पार्ट है इंडिया का। एंड यू कैन से दिस इज अ रियलिटी, एंड यू कैन ऑल्सो से दिस इज अ लैक ऑफ मैनेजमेंट। ये दिखाई दे रहा है कि ये ललितपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड वाला रीजन, मैल नरिशमेंट है। ये आउटलुक में आया था, ये फोटोज हैं, और ये वन ऑफ द रियलिटी है। ये शायद 5 साल पुराना या 2 साल पुराना पिक्चर है, लेकिन मुझे नहीं लगता 2020 में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ होगा इन सबके लाइफ में। अब ये लोग बीपीएल हैं, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इनके 4-5 बच्चे होंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इनके हस्बैंड्स रात को दारू पी के घर में आते हैं और इन्हें पीटते हैं, सिंपल। तो क्यों, इसका कैसा समाधान हो? आप लोग अगर रेज नहीं करेंगे, आप जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं या मेल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 10 लोगों को नहीं बताएंगे इसके बारे में, तो तब तक कुछ नहीं होएगा। आगे बढ़िए, आगे आइए, अपने एरिया में लोगों को और अपने जैसा बनाइए। आप अगर बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एक लेवल के एजुकेशन में आपने पार कर लिए, जो है स्कूलिंग। आपने स्कूलिंग पार कर लिया, बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फैमिलीज, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू शुड से थैंक्स टू योर पेरेंट कि वो पढ़वा पाए आपको, प्राइमरी एजुकेशन दे पाए मैंने। लेकिन इनका देखिए, इनके पास ये ऐसे ही रहेंगे, इनकी नेक्स्ट पीढ़ी भी ऐसी रहेगी। ना इनके पास खाने का है, ना इनको समझ है, ना इनके पास नॉलेज है। तो दे आर ह्यूमन बीइंग, बट दे डोंट हैव अ ह्यूमन राइट एज सच। क्यों इतना ऐसा क्यों कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हर एक सेकंड में 1 करोड़ कमा रहे हैं अपने ऑफिस में, और हमारे रूरल एरिया में एक पूरे लाइफ टाइम में भी एक जना 1 करोड़ नहीं कमा पा। ऐसा क्यों, इतना डिस्पैरिटी क्यों? तो इसी के साथ ही मैं आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। देखिए, ये सेशन 1 दिन में 2 दिन में होगा नहीं, हम जुड़ते रहेंगे जब भी मेरे पास टाइम होगा या जब भी आप लोग बुलाएंगे। लेकिन मैं एज अ स्पीकर भाषण दे के चला गया आपके नेता लोगों की तरह या आपके प्रोफेसर लोगों की तरह, ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं अगर आपको दे रहा हूँ तो आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोग बताएंगे कि ये जो चीजें मैंने बोली, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या छोटे छोटे एक्शंस लिए। अगर आप लोग नहीं एक्शंस लेंगे, अगर आप लोग मुझे नहीं बताएंगे आपने क्या किया, एक्स्ट्रा क्या किया अपने सोसाइटी के लिए, मैं अपना कीमती वक्त 1 घंटा आपको नहीं दूंगा। सिंपल बात है। आप लोगों को भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ललितपुर में बैठे हुए हैं, आपको ही मुद्दा आगे लेके जाना पड़ेगा। और
किसी को दोष नहीं देना, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को दोष नहीं देना, हमें समझना पड़ेगा मुद्दा क्या है, इश्यूज क्या है, कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स है, कहाँ पे गैप्स है, उसको लिस्ट डाउन कीजिए और धीरे धीरे करके ग्राउंड लेवल बॉटम अप अप्रोच रखिए। एकदम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को जाने की जरूरत नहीं। पहले अपने घर वालों को बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स दिखता है, घर वाले अपने नेबर्स से बात करेंगे, फिर नेबर्स अपने एरिया के कम्युनिटी से बात करेगा, फिर आपका कॉलेज तो है ही, ये प्रोफेसर लोग 3-4 साल से एक इसमें गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आप उनसे मदद मांगिए कि आपको क्या मदद चाहिए। फिर कम्युनिटी जब, फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहाँ के कमिश्नर के पास जाइए, फिर आप अपने प्लान्स बताइए कि क्या करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, एक एरिया को डेवलप करने के लिए हमें 10 साल 20 साल नहीं करना है, तब तक गाड़ी छूट चुकी होगी। ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं, हमें जल्दी से चीजें डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है। न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लेकिन न्यूट्रिशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा वो एरिया में। ये मैं बता दूं, सिर्फ न्यूट्रिशन का पार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, और जो भी मैंने आज बोला है ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, जो एज अ वेरी आई एम अ नेशनलिस्ट पर्सन, मैं इंडिया को बहुत ही प्रेम करता हूं, और कोई भी जगह मुझे कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है या हो सकता था, वहां पे अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत ही मतलब तकलीफ होती है, आई गेट एजिटेटेड कि क्यों नहीं हो रहा है यार। लोगों ने पाप किया है क्या रूरल एरिया में जन्म लेके, या हम ज्यादा प्रिविलेज है कि हमने शहरों में जन्म लिया? नहीं, ये है कि सबको इक्वल वे में ट्रीट। ये बहुत जगह, बहुत देशों में मैं बता रहा हूँ, वो टैक्स भी अच्छा पे करते हैं, लेकिन उधर बहुत कुछ फ्री में मिलता है उन्हें, हेल्थ केयर फ्री में मिलता है, एजुकेशन फ्री में मिलता है, राइट टू लिव फ्री में मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में मिलता है। हमारे देश में क्यों नहीं है? हमारे देश में मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, पैसे की उतनी कमी नहीं है, लेकिन ठीक जगह पैसा इन्वेस्ट हो उसका है प्रॉब्लम। तो इसी के साथ मैं अपना आज का स्पीच खत्म करता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू हियर some of the reactions, some of the questions of the audience, please, this time. बहुत बहुत धन्यवाद अर्णव जी, आपने बहुत ही अच्छे मुद्दों को उठाया और बताया कि जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल की वो अलग है। हम ये वेबिनार करा रहे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार की समस्या है और कनेक्टिविटी की समस्या है और लोगों के तक पहुंचने की समस्या है, चीज़ों को वो नहीं होगी तो फिर हमारा ये वेबिनार कराने का कोई फायदा नहीं है। हम बात तो करते रहेंगे, बता देंगे कि भोजन के 6 तत्व होते हैं, हम लगातार बच्चों को बताते हैं 6 चीज़ों से मिलके बनता है भोजन हमारा, तो लेकिन उसका बताने का फायदा क्या है? क्योंकि जब उनके अर्निंग ही इतना नहीं है कि उन चीज़ों को ले पाएँ, तो अर्निंग के लिए जरूरी है कि रोजगार जो है गाँव तक पहुँचे और हर गाँव जो डेवलप हो, क्योंकि सभी हम भारत को, अपने देश को बहुत प्यार करते हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, उसकी आवाज़ ही सब कुछ होती है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी गवर्नमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, अपने पार्ट्स को सही तरह से प्ले नहीं कर रहे हैं, वो तो नेचुरल सी बात है कि जनता के पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य होती है कि उसको बदल दे, और जनता की आवाज़ को सुना जाना बहुत ज़रूरी होता है लोकतंत्र में। ये एक दुर्भाग्य ही है कि हमारे देश में लिटरेसी का जो रेट है वो बहुत कम है, और क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैमाना है लिटरेसी को नापने का कि एक साक्षर व्यक्ति है, यानी कि जो लिख और पढ़ सकता है वो साक्षर है, तो वो बहुत गलत है, जिसकी वजह से जो है जो साक्षरता का रियल मीनिंग है, जो उसकी रियल अडेप्टेशन है लाइफ में, वो नहीं है। यानी कि हम पढ़ते हैं डिग्रियों के लिए और डिग्री पाने के बाद हमारी जो चीज़ें हैं कोरिलेट करते हैं उसे रोजगार से, जबकि शिक्षा का रोजगार से कहीं भी दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपकी शिक्षा ही बहुत अच्छी क्वालिटी की है, आपने बहुत अच्छे से कोई चीज़ पढ़ी है, तो आपको रोजगार की कोई कमी होगी ही नहीं। समस्या होती है कि कहीं ना कहीं लीप होल हैं, जो लूप होल हैं उनको हम फिलअप नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं बेरोजगार हैं, हमने एमए किया, बीए किया, बीएड किया, ये किया वो किया, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या हैं, अभी तक बेरोजगारी है। तो उस बेरोजगारी का कारण शिक्षा नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, हमारी शिक्षा में कोई कमी नहीं है, हमारे कोर्सेज में कोई कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारे अंदर की विल पावर में है
हमारी इच्छा शक्ति में है, हमारे पढ़ने के ढंग में है, या हमारी लेजीनेस में। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी। और मैं जो है, आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए तो बहुत बहुत आपका साधुवाद प्रकट करता ही हूँ। साथ में अपनी जो छात्राएं हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी क्वेरीज को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, ताकि जो हमारे वक्ता हैं उन्हें लगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप जो है जागरूक हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा लिसनर, अच्छा सुनने वाला वही होता है जो क्वेश्चंस को पूछे, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी उनके मन में शंकाएं हैं, उनका वो समाधान चाहे तो आप पूछिए। तभी जो वक्ता है उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरी बात को इतने ध्यान से सुना और मेरी चीज़ों को, मतलब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो उनके वहाँ तक पहुँची, जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ उन्होंने वो ग्रहण की, और उसके बाद ही फीडबैक निकलता है। तो मैं अनुरोध करता हूँ छात्राओं से कि वो जरूर अपने क्वेश्चन पूछें, तब मुझे भी अच्छा लगेगा और सर को भी अच्छा लगेगा और महाविद्यालय परिवार के हर मेंबर को अच्छा लगेगा, हमारे प्राचार्य जी को भी अच्छा लगेगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ अभी जो छात्राएं हैं वो सर से क्वेश्चन पूछें, अर्णव गुहा जी से। आशी बुंदेला आप पूछिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए। रिया हैं, आशी हैं, अतिथि हैं, प्रिया हैं, पूजा हैं, बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं। तो जिनकी जो भी क्वेरीज हैं कि वो क्या करें, क्या किस तरह से करें, अपने आप को किस तरह से मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी जी सर, मोस्ट वेलकम सर, पूछिए। डॉक्टर शिवमंगल जी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर जी। हाँ सर, पहला ये कि मेरे अंदर एक क्वेरी है कि जैसा कि हम अपना फूड घर पे बनाते हैं, चाहे वो रोटियां हों, वो 12 घंटे के अंदर ख़राब हो जाती हैं, जबकि जितने भी पैक्ड फूड आते हैं उसकी एक्सपायरी 6 मंथ होती है। ऐसा उसमें क्या होता है कि वो 6 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं, और वो केमिकल कितना हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, जो कि उसको 6 महीने तक ख़राब नहीं होने दे रहा। एक ये है। बहुत नहीं, आप एक ही क्वेश्चन पहले पूछिए, मैं भूल जाऊंगा, मेरा दिमाग याददाश्त थोड़ा कमजोर है। ओके। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, हाँ मैं पहले एक बार शिवमंगल जी का एक बार आंसर दे दूं, शॉर्ट में रखूंगा। देखिए, 2 टाइप के चीज़ों से आप पैकेज फूड में प्रिजर्व करते हो। एक है जब आप ऑक्सीजन, वो पैकेट में ऑक्सीजन को हटा देते हो, मतलब वैक्यूम पैक करते हो। तो वैक्यूम पैक करने से माइक्रोब्स का ग्रोथ उतना होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा। जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, वो ग्रो नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन नहीं होगा तो फैट का रैंसिडिटी नहीं होगा, तो वो खराब नहीं होगा। एक है जहाँ पे आप कोई बिना केमिकल के भी आप एक प्रोडक्ट को ज़्यादा दिन तक, चाहे बेवरेज हो, चाहे आप फूड हो, सॉलिड फूड हो, उसे प्रिजर्व कर सकते हो। फिर हम हीट देते हैं, फूड को हीट देते हैं, जैसे पैस्चराइज करते हैं बेवरेजेस को। तो उससे क्या है, कीटाणु मर जाते हैं, जो माइक्रोब्स हैं उसका ग्रोथ कम हो जाता है, लोड कम हो जाता है टोटली। थर्ड है हम प्रिजर्वेटिव्स देते हैं। अब 2 टाइप के प्रिजर्वेटिव्स हैं, एक है केमिकल प्रिजर्वेटिव और एक है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे पोटेशियम सॉर्बेट हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, तो ये सारी चीज़ें एफएसएसआई में अलाउड है। लेकिन एफएसएसआई में अलाउड है टिल सर्टेन लेवल। ओके, मतलब इस हर एक चीज़ का अलग अलग लेवल दिया हुआ है कि इतना पीपीएम से ज़्यादा वो डाल नहीं सकते, चाहे रोटी में हो चाहे आटे में नहीं, मतलब रेडी टू कुक रोटी में हो, जो आपका क्वेश्चन था। तो वो अलाउड तो है, लेकिन हमारे पास दूसरे विकल्प भी तो हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जैसे निसिन हो गया, ठीक है। तो अलग अलग हैं जो नेचुरली हैं हमारे पास, लेकिन उसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो लोग, मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, वो कम कॉस्ट का केमिकल प्रिजर्वेटिव ही डाल देते हैं। और बहुत जगह, बहुत सारे लिटरेचर में आया है कि अगर वो टाइप के फूड अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहें तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली
टू आंसर टू योर क्वेश्चन इज, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मतलब कहीं पे भी ठोस डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री एक तरह से मिली हुई है, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे हमारी फूड, मैं तो खुद हमारा फूड अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है छोटा सा, लेकिन हमने उस चीज में ध्यान दिया है कि हम कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव अपने खाने में ना हो। टू आंसर टू योर क्वेश्चन इज डेफिनेटली इट्स एन इशू, बट इन अ लीगल टर्म केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर आल्सो अलाउड। ठीक है, तो अगर हो सके तो केमिकल प्रिजर्वेटिव से बचिए। वो कहना नहीं रहेगा कि ये पर्टिकुलर केमिकल आपके बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करता है, नहीं करता, वो टाइप के रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं होने देंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन, या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था? डॉक्टर सुमंगल जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, सेकंड थिंग है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और एक होता है जो हम पैक्ड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीनएक्स, लाइक इस तरह के। कौन सा बेटर ऑप्शन है, नेचुरल और पैक्ड? अगर आपके नेचुरल चीजों में ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, तो आप क्यों खरीदेंगे? अगर आपके पास सब कुछ ही अगर ऑर्गेनिक मिल रहा है आपके गांव में, शहर में, तो आप तो प्रोटीन एक्स नहीं खरीदेंगे ना। प्रोटीन एक्स, चलो हम एक ब्रांड का नाम आपने लिया है तो मैंने भी लिया, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है किसी ब्रांड को हार्म करना, क्योंकि वो सही नहीं होता है। एक ब्रांड बनने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं, और हम कोई भी ब्रांड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। हम किसी ब्रांड को नहीं बोल रहा हूं। मैं आपका समझ गया, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। देखिए, मेन है, मैंने जो लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपके पेट में, आपके जो इंटेस्टाइन वाले एरिया में जो विल्लाई है, VILLI, जो विल्लाई है, वो अगर जैसे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो अगर फ्लैट हो गए, ठीक है, फ्लैट अगर हो गए, गूगल में देख लेना विल्लाई कैसे दिखता है, तो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। तो आप जितना भी आप फोर्टिफाई करें, उतना एब्जॉर्ब, मिनरल्स, विटामिन आपके एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। सो टू आंसर टू योर क्वेश्चन, जितना नेचुरल फॉर्म में लेंगे उतना बेटर है, लेकिन कोई कोई प्रोडक्ट्स जो पैकेज फॉर्म में आ रहे हैं वो भी बुरा नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोग एज अ कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को मान लो पीछे से नहीं देख रहे, पीछे क्या इंग्रेडिएंट है, क्या न्यूट्रिशन है, वो आप देख नहीं रहे। क्योंकि अगर आप ठीक से देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या इंग्रेडिएंट मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, लोगों के ये जागरूकता नहीं है कि कैसे वो फूड का लेवल भी पढ़े, तो इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बेचे जा रहे। अब मान लो आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा मार्केट से, क्योंकि लोगों ने बोल दिया है आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इन द फूड प्रोडक्ट। वो मैन्युफैक्चरर फोर्स हो जाएगा वो इंग्रेडिएंट को हटाने के लिए अपने फॉर्मुलेशन से। हम लोग ही एज अ कंज्यूमर हम अपना चॉइस ठीक से नहीं कर रहे, इसके लिए चल रहा है बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। यस आशी, एनी क्वेश्चन? और जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक फूड का चलन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग खाद वगैरह को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिससे फसल जल्दी उगती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक फूड का महत्व नहीं देते हैं। कोई फायदा, फास्ट फूड को भी बढ़ावा मिल रहा है सर, और जैसे कि एडवर्टाइज वगैरह, उसमें ये चिप्स, पिज्जा वगैरह, इन सब का एडवर्टाइजमेंट होने से लोगों में मतलब गलत धारणा है कि ये चीज अच्छी है, और जो हमारा ऑर्गेनिक फूड है उन्हें इतना महत्व नहीं देते हैं सर। इसके बारे में तो आपका क्वेश्चन क्या है? बेसिकली क्वेश्चन है कि इन लोगों को कैसे समझाएं कि ये अच्छा नहीं है। हाँ। देखिए, हमें देखिए बहुत सारे फूड फॉर्मेट है, पिज्जा एक फॉर्मेट है, आटा एक फॉर्मेट है,
ऑरेंज जूस एक फॉर्मेट है, ये ना अलग अलग फूड के फॉर्मेट है। फूड को मेरे हिसाब से हम सबको, हम सारे फूड के लोग हैं, हम सबको फूड को एज अ लेना चाहिए एज अ मेडिसिन, ये दिमाग में रखना चाहिए। फूड दाई मेडिसिन, बताइए मैंने क्या बोला? फूड दाई मेडिसिन। बोलिए बोलिए, ये टर्म बोलिए आशीष, फूड दाई मेडिसिन। हाँ, फूड डाइट मेडिसिन। ये आप गूगल में चेक करना है। इसका मीनिंग ये है, आज से 200-300 साल पहले फूड को मेडिसिन की तरह माना जाता था। मतलब आपको बीमारी है कोई, ये पर्टिकुलर फूड खा लो, आपको वो बीमारी है तो वो पर्टिकुलर फूड खा लो। जैसे जैसे आता रहा, अर्बनाइजेशन होता रहा, अलग अलग इंडस्ट्रीज आती, तो वो अब बोल रहे हैं मेडिसिन फूड बन गई है। मतलब सुबह को लाल गोली, दोपहर को पीली गोली, शाम को काली गोली, तो गोलियां ही हमारी खाना बन गए। मतलब लोग खाने से ज्यादा उसमें पर्टिकुलर है कि बीपी की गोली कौन सी लेनी है, डायबिटीज की गोली कौन सी लेनी है। ठीक है, ये उल्टा हो गया। टू आंसर टू योर क्वेश्चन अगेन, अभी तक तो शहरों में था बीपी वगैरह, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों में अधिकतर बीमारी प्रचलन में आ गया है सर। नहीं, वो आना ही था। मैं अभी नहीं है, बरसों से है, बट ये डिटेक्शन नहीं हो रहा था। अगर किसी को बीपी की बीमारी है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको बीपी है। बस एक टाइम आता है जब उसका हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। बीपी की बीमारियां पहले से ही थी। अगर 2020 में 50% लोग रूरल एरिया में मैल न्यूट्रिशन से घिरे हुए हैं, आपको लगता है वो स्वस्थ हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। रूरल एरिया में कोई भी बंदा स्वस्थ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो बोलने के लिए कि गांव में बहुत अच्छा खाना पीना मिलता है, दूध मिलता है, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है कि क्या खाना चाहिए। या एक लैक्टेटिंग वुमेन को जब वो दूध पिला रही है, उसका पोषण में क्या खाना चाहिए, है ना? फ्लैक्सीड है, फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम करता है। अब आप एक माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो माँ को जब वो प्रेग्नेंट थी तब से ही, अगर वो वेजिटेरियन है तो फ्लैक्सीड खाना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन, वो नॉन वेज खा सकती है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड सब फूड में नहीं मिलता, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन के डेवलपमेंट में यूज होता है। तो देखिए, एक नॉलेज है। एंड टू आंसर टू योर क्वेश्चन कि हमें किसी फॉर्मेट को, ठीक है, ये आप धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में आएंगे, तो हमें किसी फॉर्मेट को ये नहीं बोलना कि ये बेकार है, ये ठीक नहीं। हमें वो बोलना है क्या चीज ठीक है, ऑर्गेनिक क्यों ठीक है। अब ऑर्गेनिक में क्या इशू हो रहा है, क्योंकि हमारे भी इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक से बने हुए, 70% इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे लोग ज्यादा, जो ये मान लीजिए मेरे 11 इंग्रेडिएंट है, जो हमारा प्रोडक्ट है स्पोटिफाई करके, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये 12-13 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है मान लीजिए। अब ये जो इंग्रेडिएंट है वो ज्यादा एरिया में उगते नहीं है, तो जहाँ पे ज्यादा एरिया में उगेंगे नहीं, तो उसका पर केजी का प्राइस ज्यादा ही रहेगा। अब मान लीजिए 100 शहरों में या 100 गांव में ये एक इंग्रेडिएंट बहुत उग रहा है, तो कॉस्ट कम हो जाएगा। जब कॉस्ट कम होएगा तो ऑर्गेनिक का भी कॉस्ट कम हो जाएगा। अब लोग ऑर्गेनिक को गाली इसलिए दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक का जो मार्केट में बिक रहा है वो 2 गुना 3 गुना के प्राइस में बिक रहा है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप करेक्ट ऑर्गेनिक खेती करें, तो करेक्ट ऑर्गेनिक खेती में अगर आपको 100 रुपए लगते हैं 1 एकड़ में, ऑर्गेनिक खेती में आपको 80 रुपए भी नहीं लगेंगे। लेकिन क्या होता है, उसका जो यील्ड है, 1 एकड़ में जितना यील्ड है वो कम हो जाता है ऑर्गेनिक की खेती करने से, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिक खेती करना ही नहीं आता, गलत वे में करते हैं। तो ये आंसर है। तो टू आंसर टू योर क्वेश्चन अगेन, वी शुड नॉट से पिज्जा बर्गर ये कुछ बेकार है, नहीं है। वो फॉर्मेट अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगे। हमें क्या करना है, क्या सही है उसको ज्यादा प्रोजेक्ट करना है। हमें ये नहीं बोल रहे ये बुरा है, हमें वो बोलना है क्या सही है, कौन सा आदमी सही है।
ठीक है, कि आप अगर ज्यादा बोलोगे कि ये बुरा है, ये आदमी बुरा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, जिसे आप बोल दिए वो चुप तो नहीं बैठेगा, वो बैठेगा, आप उसे इग्नोर करो और जो सही मार्ग में उसे ज्यादा बढ़ावा दो। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी प्रतिभागी का कोई क्वेश्चन? धर्मेंद्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बताइए, कोई एक टफ नो सर दीजिए। जी सर, मेरा तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है सर, ये तो एक समस्या ही है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बेसिक एमिनिटीज जो सड़कें हैं और जो हमारे किसान हैं उनकी जो मतलब पैदावार करने के जो तरीके हैं, इतना एडवांस होने के बाद भी वो परंपरागत ही चले हुए आ रहे हैं। तो मतलब लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए कि वो जो है आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए और शिक्षा को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अडॉप्ट करते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। अर्निंग बढ़ेगी, उनकी खुद की अर्निंग बढ़ेगी तो परिवार का स्टेटस बढ़ेगा, परिवार का स्टेटस बढ़ेगा तो गांव का स्टेटस बढ़ेगा, और गांव का स्टेटस बढ़ेगा तो शहरों का बढ़ेगा, और शहरों का बढ़ेगा तो हमारे देश का स्टेटस बढ़ेगा। यानी कि हर व्यक्ति के विकास से देश का विकास जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है और नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति विकास करे। और विकास की जो धारणा है, जो एक मुकेश अंबानी जी हैं, उसके साथ साथ जो समानता है जो संविधान देता है, उनकी वोट का जैसे अधिकार है, उनकी वोट की कीमत जैसे एक वोट है, एक व्यक्ति है, तो एक जो आम आदमी है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है इस देश का, उसकी भी उतनी ही कीमत है, तो उसको भी उतने ही समान अवसर हैं। लेकिन वो क्या समान अवसर की जो समानता की हम बात करते हैं, क्या वो चीज़ें उस तक पहुँच पा रही हैं, क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं, उसकी कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ हमारी क्रेडेंशियल और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, जो हमारी जवाबदेही है, कहाँ उसमें कमियाँ हैं और किस वजह से हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी करेक्ट। एक चीज मैं एक और बता दूं, हम सोचते हैं कि इंग्लिश में बात करने लग गया है, ये ज्यादा स्टाइल मार रहा है। जी जी, इंग्लिश में बात करने लगे ज्यादा स्टाइल मार रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर ज्यादा अपना रहा है, विदेशी कल्चर आ रहा है। नहीं, इंग्लिश को जस्ट एज अ कम्युनिकेशन टूल समझिए। आप लोग इंग्लिश को एज अ कम्युनिकेशन टूल समझिए, जैसे बंगाली भाषा होती है, हिंदी होती है, मराठी होती है, ठीक है, भोजपुरी होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी, ये जैसे एक भाषा है, वैसे इंग्लिश एक भाषा है। तो जितना गांव-गांव में लोगों को इंग्लिश समझ में आएगा, उतना ही लोग पूरे दुनिया से जुड़ेंगे। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो ये हवा बना दिया है कि इंग्लिश सही नहीं है, वेस्टर्न लोग सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक देश अपने सभ्यता के हिसाब से चलता है, और हमें ये नहीं बोलना है कि भारतवर्ष सबसे बढ़िया सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। सभ्यता अगर है बहुत प्राचीन और सबसे बेस्ट है, इतना क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, इतने रेप्स क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। एक कल्चर कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कल्चर वही है जो हम लोग दिमाग में सोचते हैं, विदिन दिस टू वॉल्स। इंग्लिश का आप बढ़ावा दीजिए, गांव-गांव में इंग्लिश जो कॉमन लैंग्वेज है। आज अगर जापान में भी चले जाओ, एक जापानीज लैंग्वेज के ज्यादा उतना नहीं जानता। जापानीज लैंग्वेज में 333 वर्ड्स होते हैं, लेटर होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उन पे 333 लेटर होते हैं। उन्हें इंग्लिश ज्यादा इजी लगती है। आज का युवा पीढ़ी जापान में, उन्हें इंग्लिश ज्यादा इजी लगती है बोलना। एंड आप एक और चीज देखिए, इंग्लिश इतना फेमस क्यों है लैंग्वेज, क्योंकि वो बहुत इजी है टू स्पीक। आपको 1 महीने में एक इंग्लिश आ जाएगा। गांव-गांव में ये जो मैंने फोटोग्राफ दिखाए थे ना, ये मेलन्यूट्रिशन वाले जो गांव के लोग हैं, ये लोग भी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। जिस दिन ये लोग इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, उस दिन वो और लोगों का प्रतिक्रिया, उनके रिएक्शंस भी समझने लग जाएंगे, उन्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अभी जो लोग इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, वो गांव-गांव में जा ही नहीं रहा। इसलिए आप देखेंगे हिंदी न्यूज चैनल भी है, इंग्लिश न्यूज चैनल भी है। अब इंग्लिश न्यूज चैनल में ऐसा नहीं है बकवास बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश की समझ ही नहीं है तो आप तो देखेंगे ही नहीं ना वो इंग्लिश चैनल। तो
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे ही बोलेंगे कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज को एज अ टूल लेके, हथियार लेके चलिए। जितना लैंग्वेज आप जानेंगे, जितना लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उतना ही मैं बता रहा हूँ लोग अपने लिए डिसीजंस ले पाएंगे। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो 5 पॉइंटर्स का यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़िए। और मेरा एम रहेगा कहीं ना कहीं, हमने रिसेंटली एक डेनमार्क के जने साइंटिस्ट से भी बात किया था हमारे यूट्यूब चैनल में, वो इंग्लिश में है, आप लोग देखना। हमारा एम रहेगा कि हम अमेरिका, डेनमार्क, यूरोप, अलग अलग साइंटिस्टों को लाए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए फूड। और मैं अपने पैनल में फार्मर को भी रखूंगा जिन्हें आधा कच्चा इंग्लिश आता है। और एक फार्मर को मैं फ्रांस के लोगों से भी जुड़वाऊंगा। कल को अगर वो राइस उगाते हैं या गन्ना उगाते हैं या कुछ भी उगाते हैं, मैं वो दिखाऊंगा कि एक्सपोर्ट भी आप लोग कर सकते हैं। अभी जैसे 3 बिल पास हुए हैं, अब फार्मर किसी को भी कहीं पे भी बेच सकता है, सिर्फ उसको अपने पर्टिकुलर एरिया के मंडी में ही नहीं बेचना या मिडलमैन को ही नहीं बेचना। अब फार्मर को सक्षम कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं जो करेक्शन होना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? आपने तो 2 सुने मेरे अभी तक। आपके अगर कोई मतलब व्यू है, ओपिनियन है, और हम क्या कर सकते हैं बैंगलोर में बैठ के, आप ये भी आप अपना ओपिनियन दीजिए प्लीज। सर, मैंने एक दिन अभी धर्मेंद्र जी से कहा था कि मैं सर से पर्टिकुलर सीधा फोन करके बात करूंगा, क्योंकि झांसी जिले में हमारे पास फार्म हाउस है एक है। अच्छा। तो हमने कहा सर ने मेरठ के पास कुछ वो सरसों के बारे में कहा। हाँ, चंसारा गांव है मेरठ के पास, तो उधर हमने बिना केमिकल के उगाए थे। हम लोगों ने भी इस बार लगभग 30 एकड़ में सरसों बोई, पर वो हम ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बोते हैं, वो तो जो परंपरागत तरीका है उसी तरीके से। तो हम सोचे आपसे बात करेंगे। अभी देखिए एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पर्टिकुलर आपसे ही बात करूंगा इस बारे में। करेक्ट। यही है, आप लोग जो शिक्षक गण हैं उधर, आपके ऊपर, आप समझ रहे हो, एक तो सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे भी अगर आप चाहते, मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चों को बता रहा हूँ, अगर ये लोग चाहते वो शहर में जाके दूसरी नौकरी भी कर सकते थे। उनको नौकरी की अभाव नहीं है क्योंकि दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस एंड लिटरेट। वो आप लोगों के लिए उधर हैं, और जब वो बस गए 3-4 साल उन्होंने काट लिया है, तो उन्होंने पता चल गया कि they are giving their service, they are giving their life to the nation basically। मैं भी अब जानने लगा हूँ। देखिए, जब मैं कॉर्पोरेट में, नरेंद्र जी, मैं काम करता था, हर एक महीना कोई ना कोई ट्रायल, फूड ट्रायल, एंजाइम ट्रायल के लिए दूसरे कंट्रीज में मुझे भेजते थे एज अ साइंटिस्ट कि ट्रायल ठीक हो रहा है कि नहीं, फैक्ट्री ट्रायल एंड ऑल, क्लाइंट से। तो मैं देखता था कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, 5 पेटेंट भी हो गए मेरे नाम, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लेवल में क्या किया, कुछ भी नहीं, मैं इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। तब ऐसा भी मेरे पास पावर नहीं था कि आप लोगों से जुड़ूं, क्योंकि कंपनी में काम कर रहा था, वो भी बाहर की एक कंपनी, बैंगलोर बेस्ड बट बाहर की हेडक्वार्टर्स वाली कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी हो नहीं सकती नोवोजाइम जैसी, मैं बता। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार मैं इंडिया के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। तब मैंने अपने घर वालों से बोला कि भैया मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और उस टाइम पे अराउंड 5 साल पहले अराउंड 1.5 लाख की नौकरी थी मेरी महीने की। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि यार सही नहीं जा रहा, और बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ जो इस दायरे में, वो एरिया में रह के मैं नहीं कर पाऊंगा, लेट मी एक्सप्लोर। तो घर वालों ने साथ दिया मेरा, और दोस्तों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ कर, ट्राई कर। तो देखिए 5 साल अभी चल रहा है, 5वां साल चल रहा है,
और मुझे अभी भी कॉर्पोरेट में जाने की आवश्यकता नहीं हुई है क्योंकि सपोर्ट मिला है मुझे। अब हम ये आटा बेच रहे हैं, मेट्रोज में हमारा मेन टारगेट है क्योंकि ये कॉस्टली है थोड़ा, तो वहाँ से अगर अच्छे पैसे हम कमा सकते हैं सेल्स के थ्रू एंड ऑल, वो चीज़ें हम जॉब क्रिएशन में लगाएंगे। 5 पॉइंटर्स जो मीडिया चैनल है तो उसमें हम बहुत सारे, पता है क्या 5 पॉइंटर्स मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैंने देखा है जो लेडीज़ हैं, चाहे IIT से हो चाहे दूसरे फूड टेक के कॉलेजेस से हों, वो बहुत सारे लेडीज़ 3-4 साल नौकरी करती हैं शहरों में, बड़े बड़े कंपनीज में, फिर शादी हुई, 1-2 साल में बच्चे हुए, पहला बच्चा हुआ, पैकअप, घर वाले बोलते हैं घूंघट दो, बच्चे को संभालो, तुम्हारा बच्चा संभल नहीं रहा, घर को कौन संभालेगा आप अगर नौकरी करोगे तो। वो लेडी बोलती है मैं तो IIT दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बोल रहा नहीं आप घर में काम करो। फिर वो लेडी अपना IIT का डिग्री या बड़े बड़े कॉलेजेस का डिग्री लेके घर में बैठ जाती हैं, ये सोचते हुए कि चलो बच्चा अभी बहुत छोटा है, 2-3 साल में मैं दोबारा से नौकरी करने लग जाऊंगी। 2-3 साल में दूसरा बच्चा हो जाता है भाई। फिर घर वाले बोलते हैं अब तो 2 बच्चे हो गए, अब तो पूरा फोकस करो घर में, हमारा बेटा कमा लेता है, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रेशर्स आते हैं घर में। तो वो लेडी सोचती है कि चलो ठीक है, ये सेकंड बच्चा भी है, वो भी छोटा है, 2-3 साल में मैं दोबारा से ट्राई करूंगी। 7-8 साल का जब गैप हो जाता है एक लेडी के लिए इंडस्ट्री में, तो वो क्या होता है, वो जब इंडस्ट्री में आने की भी कोशिश करते हैं, उस टाइम पे अगर उसका फैमिली भी सपोर्ट करता है, चलो ठीक है बच्चे बड़े हो गए, अब तुम नौकरी देखने के लिए जाओ, उस टाइम पे 8वें साल में या 7वें साल में वो लेडी अपने 7-8 साल के जूनियर से कॉम्पीट करती है एक जॉब के लिए और कम सैलरी में आना पड़ता है। उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ वो लेडी 1-2 साल अगर कंटिन्यू भी करे ना, ज्यादा और नहीं कर पाती, फिर वो बोलते हैं लेट्स पैक अप। तो वो जब पढ़ाई किया वो इसका क्या फायदा हुआ, तो मैं ये सोच रहा हूँ 5 पॉइंटर्स के थ्रू ये सिचुएशन में भी हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्निकल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं 5 पॉइंटर्स के लिए, वीडियो शूटिंग, आर्टिकल राइटिंग, टेक्निकल। और कंटेंट राइटिंग से हम लोगों को घर बैठे ही, बस उनके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए ताकि वो वीडियो शूट कर पाएं जैसे आज हम कर रहे हैं, या कुछ आर्टिकल लिख पाएं और वो हम 5 पॉइंटर्स में इंक्लूड करेंगे। तो मेरे 5 पॉइंटर्स चैनल के लिए टेक्निकल लोग आएंगे, सिर्फ बीकॉम के लोग या मास कम्युनिकेशन के जर्नलिस्ट नहीं आएंगे, जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं उन्हें हम और चांसेस देंगे। तो ये आइडिया है। अब न्यूज़पेपर में आप न्यूट्रिशन के ऊपर आर्टिकल देखते हो, बहुत बार आपको नहीं लगता ये गलत लिखा हुआ है, वो गलत इसलिए लिखा हुआ है कि जिसने वो आर्टिकल लिखा है वो फूड टेक का बंदा नहीं है, वो बायोटेक का बंदा नहीं है, ना वो एग्रीकल्चर का बंदा है, उसे ज्यादा टेक्निकली पता ही नहीं है। वो जिससे इंटरव्यू कर रहा है उसने जो बोल दिया उसने छाप दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि 5 पॉइंटर्स जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें इन फ्यूचर क्या हो सकता है, अब होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो भगवान के हाथ में है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, 4 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। तो नरेंद्र जी ये था, मतलब जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज मैंने देखा कि ललितपुर का जो नंबर है 2015-16 के सर्वे में, वो नंबर 250 है। इट इज एट द 250th spot out of 650 the most backward areas of India। 650 एरिया में से 250वां एरिया है ललितपुर का, मोस्ट बैकवर्ड एरिया ऑफ इंडिया। कैन यू इमेजिन? और उधर आप लोग इतना एफर्ट मार रहे हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है एज ए एंटरप्रेन्योर कि आप लोगों को सपोर्ट कर पाए, वरना ये नॉलेज लेके हम कहाँ जाएंगे, इनोवेशन क्या फायदा। ठीक है, ओके, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन
एंड ये मैं प्रॉमिस ले रहा हूँ आप सबसे, प्लीज थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, घर में पहले कीजिए, माँ बाप भाई बहन रिलेटिव ताऊ चाची सबको बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज जानना, कितना इम्पोर्टेंट है लोगों को मदद करना। तो जितना आप लोग बोल पाएंगे उतना ही एरिया आपका और इम्प्रूव होता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम इंसानियत को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की मदद करें, आगे आएँ, जाति और धर्म से ऊपर उठें, क्योंकि जाति और धर्म जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। तो जब तक हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे धर्म और जाति से, तब तक शायद हमारा देश तरक्की ना कर पाए या हमारा देश विकासशील या अमेरिका की तरह ना हो पाए। लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और उसे हम प्रैक्टिकली अपनाएंगे अपने जीवन में, तो उम्मीद है कि भविष्य में जो है भारत जो है महात्मा बुद्ध का देश बनेगा, जिसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, पूरे एशिया का दीपक जिनको कहा जाता है। जिस तरह से उन्होंने प्रकाश में किया पूरे उसको, उसी तरह से भारत एक बार फिर प्रकाश में करेगा, लेकिन वो करेगा शिक्षा के माध्यम से ही, और शिक्षा भी ऐसी जो प्रैक्टिकली हो, जिसे हम अपने जीवन में अपनाएं और अपनाते हुए मानवता और सिर्फ मानव की बात करें, जाति और धर्म जैसी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठें। तो मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ, वंदन अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ महाविद्यालय परिवार की तरफ से, और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया दूसरी बार, और अब भविष्य में भी हम आपका कीमती समय लेते रहेंगे, अपने महाविद्यालय की छात्राओं को आपके ज्ञान से गर्वित कराते रहेंगे। और हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी जो मुहिम है, आपके जो प्रयास हैं, जो आपने बताया यूट्यूब चैनल है आपका, जो इसका रिसर्च का जो एरिया है, उन सब में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि की छात्राएँ हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से लाभान्वित हों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को बताएं, गांव के हर लोग व्यक्ति को बताएं कि वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर में किस तरह से पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ किस शिक्षा के दायरे को भी वो बढ़ाएं, जैसे आपने कहा कि चैन बनाएं एक, कि जो भी महाविद्यालय की छात्राएं हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं और उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताएं कि आप गरीब भी हैं तो किस तरह से जो कम पैसे में भी आप जो है अच्छी डाइट ले सकते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जब देश स्वस्थ होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली सी बात है कि हमारा जो रहन सहन है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगा। तो बहुत बहुत आभार सर। मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको मतलब अपने स्तर से महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर दोबारा मैं इस महाविद्यालय परिवार को अपने विचारों से अवगत कराए, और उन्होंने बड़ा ही ललितपुर के बारे में शोध व्याख्यान दिया। मतलब जो ललितपुर के छात्र हैं, छात्राएं हैं और जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी कई नई जानकारियां ललितपुर के बारे में आपके द्वारा प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमें दोबारा का लगातार अपना समय देते रहें और महाविद्यालय की छात्राओं को अपने ज्ञान से अभिभूत करते रहें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय।